आइए अब अहमद खुजाई से जानकारी लेते हैं, जो खुजाई एसोसिएट्स में राजनीतिक सलाहकार हैं और फिलहाल बहरीन के मनामा से जुड़े हैं। अहमद, समय देने के लिए धन्यवाद। हमने वहाँ के आंकड़े सुने हैं। इस्लामी शासन बार बार यूएई को इन मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रहा है, ये एक तथ्य है। इस पर आपकी राय क्या है? ये काफी असाधारण है, क्योंकि पहले ईरानी राज्य मीडिया ने कहा था कि ईरान का यूएई को निशाना बनाने का इरादा नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये इस बात का सबूत है कि इस शासन के साथ बातचीत और शांतिपूर्ण तरीका आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। आप अमीरात की बात कर रहे हैं, ओमान पर भी कुछ घंटे पहले हमला हुआ था। इसका मतलब है कि एक ही दिन में दो खाड़ी देशों पर हमला हुआ है। बालिश, पहले आपके मेहमान एक ईरानी अखबार का जिक्र कर रहे थे या उससे पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें बाब अल मंदब को बंद करने की बात हो रही थी, और यही सबसे ज्यादा मुमकिन है कि होने वाला है। इससे हमें पता चलता है कि ये शासन अपनी सोच नहीं बदलता, अपने काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं करता। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मत बंद कर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। अब वे बाब अल मंदब जलडमरू मत भी बंद कर तनाव बढ़ाना चाहते हैं। इसे रोकने का और कोई तरीका नहीं है, वरना दुनिया को इससे भी ज्यादा नुकसान होगा जो हम अभी झेल रहे हैं। और आपके शब्दों में कहें तो इसे कैसे रोका जाए? आप क्या सोच रहे हैं? मूल रूप से आज हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वे हैं आरआरजीसी और सैन्य शक्ति। एक बार जब हम उन्हें रोक देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके हथियारों का जखीरा खत्म कर देते हैं। हम प्रॉक्सी गुटों और क्षेत्र पर उनकी पकड़ को भी खत्म कर देते हैं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन फरवरी से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उससे लगता है कि तनाव कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि वे केवल युद्ध को बढ़ाते हैं, मूल रूप से अपने ही लोगों की हत्या करते हैं, न कि केवल क्षेत्र के लोगों की। उनके अपने लोग ही सबसे पहले उनसे पीड़ित होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि यूएई शुक्रवार तक घर से पढ़ाई शुरू करेगा, जो कि इजरायली परिवारों के लिए बहुत ही जाना पहचाना अनुभव है। ऐसा अक्सर लॉकडाउन के दौरान और युद्ध के समय भी होता है। लेकिन अगर आप बता सकें तो हमें ये समझाइए कि जब आप इस तरह के कदमों के बारे में सुनते हैं तो लोगों की भावना कैसी होती है? गुस्से, निराशा और अपमान का स्तर कितना होता है? इस समय खाड़ी देशों के भीतर आपकी क्या समझ है, जब ईरान लगातार यूएई, ओमान और अन्य देशों को निशाना बना रहा है, जैसा कि आप कहती हैं? आप हमें क्या बता सकती हैं? देखिए, जैसे आज उन्होंने बहरीन में यहाँ अमीरात पर फायरिंग शुरू की, तो हम गुस्से में हैं, क्योंकि अमीरात पर हमला करना मतलब हमारे परिवारों पर हमला करना है। हम खाड़ी में मिलकर काम करते हैं, इसलिए अमीरात या ओमान पर हमला हम सभी पर हमला है। अगर ये यूएई से शुरू होता है तो आज या कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम गुस्सा और सतर्क रहेंगे। जैसा आपने कहा, इससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। अगर यूएई में घर से पढ़ाई शुरू हुई तो ये हम में से किसी के साथ हो सकता है, और इससे हम फिर से उसी युद्ध के चरम पर लौट जाएंगे। कोई भी ये देखना नहीं चाहता, लेकिन अगर यही एकमात्र रास्ता है इस शासन से छुटकारा पाने का, तो मुझे लगता है कि हर कोई इसके लिए तैयार है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे ये संभावित रूप से उन तमाम देशों को एकजुट करता है जो एक ही ईरानी खतरे का सामना कर रहे हैं। अहमद, आज एक और नाटकीय घटना हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने यूएई पर दादी गई ईरानी मिसाइलों में से एक को मार गिराया है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आईडीएफ बल इजराइल के खाड़ी सहयोगी की मदद कर रहे हैं। जाहिर है इस समय ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आपके हिसाब से ऐसे घटनाक्रम का क्या मतलब हो सकता है? बहरीन और इजराइल भी सामान्यीकरण के मामले में सहयोगी हैं, जो अब्राहम समझौते की वजह से संभव हुआ है, जैसे कि यूएई और इजराइल के बीच है। इस संभावित रक्षा सहयोग पर इस समय आपकी क्या राय है? आपने जो कुछ भी अभी बताया वह मूल रूप से यह संकेत देता है कि क्षेत्र में एक नया गठबंधन बन रहा है। मुझे लगता है युद्ध खत्म होने पर चीजें बदलेंगी, खासकर जो हमने हाल ही में देखा है कि अरब लीग ने इस युद्ध में कैसे व्यवहार किया, खासकर जब बात खाड़ी देशों की आती है। अरब लीग का सबसे बड़ा समर्थक और सभी अरब और इस्लामी देशों का सबसे बड़ा समर्थक।
मुझे लगता है कि इन सब बातों को नए सिरे से आकलन, पुनर्संतुलन और खाड़ी की अपनी भूमिका को फिर से तय करने की प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि वहां से और बड़े विकास होंगे, खासकर जब बात अब्राहम समझौतों और इजराइल तथा मध्य पूर्व के संदर्भ में पुनः समायोजन की आती है। वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है और ये उस सवाल से भी जुड़ा है कि युद्ध के दौरान पर्दे के पीछे आई उन सभी रिपोर्टों के बारे में जिनमें कहा गया था कि कई खाड़ी देश वास्तव में निजी तौर पर पूछ रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति आगे भी डटे रहें या इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सुनिश्चित करें कि काम पूरा हो। अभी हाल ही में यूएई और ओमान के खिलाफ जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए इस समय आपकी क्या राय है? आपकी ये राय है कि पर्दे के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका और संभवतः इजराइल पर भी उस काम को पूरा करने का दबाव है जो उन्होंने फरवरी के अंत में शुरू किया था। हमने ये खबरें और कथित तौर पर खाड़ी देशों के नेताओं की लीक बातें युद्ध शुरू होने के बाद से ही सुन रहे हैं। कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आज जो हुआ वो हमें बिल्कुल दिखाता है कि अगर हम ईरान के साथ कोई अधूरा काम छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अगर हम ईरान को वैसे ही छोड़ दें तो सोचिए, जब अमेरिका अपनी सेना हटा लेगा, हम ईरान और क्षेत्र के साथ कैसे अकेले रहेंगे। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और मूल रूप से वे चीजों को और बढ़ाएंगे, जैसा कि हमने लेबनान में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों और इराक, यमन तथा अन्य देशों में दूसरे प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियों में देखा है। हमने प्रॉक्सी समूहों के बारे में भी खबरें सुनी हैं और ये भी कि ईरान के स्लीपर सेल अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में उसकी ओर से काम कर रहे हैं। ये हमें सिर्फ एक ही बात बताता है, अगर ईरान के पास थोड़ी भी ताकत बची रहती है तो उन्हें समय मिल जाएगा और वे फिर से खुद को मजबूत करके हम पर दोबारा हमला करने की तैयारी कर लेंगे। तो फिर उसे वहीं क्यों छोड़ना? काम खत्म करो, फिर हम बाकी किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं। अहमद खुजाई, बहरीन से लाइव। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हमेशा आभारी हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज प्रसारण में हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।